नमस्कार साथियों, क्या आपका ट्रिपल सी का एग्जाम जनवरी 2026 या फरवरी माह में होने वाला है। तो ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम कंप्यूटर के वो प्रश्न करने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछे सकते हैं। जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है, ठीक उसी प्रकार से आपके यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट प्रबंधित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो उसके लिए आप प्रयोग करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का क्या कर सकते हैं, तो आप मैनेज टेम्पलेट कर सकते हैं। टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। और यदि आपसे क्वेश्चन करें कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी का प्रयोग करते हैं। और यदि आपसे पूछे कि प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से आपके आगे क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है। तो पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट का आकार नहीं बदला जा सकता। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, क्या है इसमें हम फ़ॉन्ट के आकार को नहीं बदल सकते। तो आंसर होगा फॉल्स। हम इसमें फ़ॉन्ट के आकार को बदल सकते हैं और आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। कम से कम आप 6 कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो बॉक्स होता है उसमें अधिकतम होता है 96 और जो बॉक्स होता है उसमें मिनिमम होता है वो होता है 6। तो पूछा गया था कि आप फ़ॉन्ट को नहीं बदल सकते, तो आप फ़ॉन्ट साइज ही बदल सकते हैं और फ़ॉन्ट का नाम भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं, पहले अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को, फिर उसके बाद करना है। आप देखेंगे लाइन को ब्रेक करने के लिए हम शिफ्ट प्लस एंटर शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि पेज ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर का प्रयोग होता है, जबकि शिफ्ट प्लस एंटर की मदद से आप लाइन ब्रेक कर सकते हैं। और आपसे पूछ सकता है प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी का प्रयोग करते हैं। और पहले से सेव फाइल को दोबारा से खोलने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो जो पहले से फाइल सेव होती हैं उनको दोबारा से खोलने के लिए कंट्रोल ओ का प्रयोग करते हैं। और आपको कमेंट में बताना है कि सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल शिफ्ट ओ होती है। तो जो आप पेज प्रिंट करना चाहते हैं उससे पहले आप देखना चाहते हैं कि हमारा पेज कैसा प्रिंट होगा, तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ शॉर्टकट कुंजी की मदद ले सकते हैं। वहाँ से आपको पता चल जाएगी हम आखिर हमारा फाइनल प्रिंट किस प्रकार निकलेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस में टेक्स्ट को बाएं संरेखित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को बाएं ओर संरेखित करना चाहते हैं, बाएं मतलब होता है लेफ्ट और यदि दाएं लिखा हो तो दाएं मतलब होता है राइट, तो आप जो टेक्स्ट है उसको लेफ्ट साइड से लिखना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। यदि आप टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस एल शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। और यहीं पे लिखा होता है दाएं साइड से लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो दाएं साइड से लिखने के लिए कंट्रोल प्लस आर शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें जो मिनिमम फॉन्ट साइज होता है वो कितना होता है, तो आप याद रखेंगे जो मिनिमम फॉन्ट साइज होता है वो होता है 2। लेकिन आपसे पूछे जो बॉक्स होता है मिनिमम फॉन्ट साइज बॉक्स में कितना होता है, तो जो बॉक्स होता है उसमें मिनिमम फॉन्ट साइज होता है वो होता है 6 और अधिकतम होता है 96। और जैसे सबसे कम होता है 2 और अधिक से अधिक आप इसको 999 तक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम 20% होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, क्या इसमें मिनिमम जूम परसेंटेज होता है वो 20% होता है, तो आपका आंसर होगा सही। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें जो मिनिमम जूम परसेंट होता है वो होता है 20%। और यदि आपसे अधिकतम जूम परसेंट पूछे तो वो होता है 600%। मिनिमम होता है 20% और अधिकतम होता है 600%। और जो डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है 100%। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट्स और नंबरिंग स्टैंडर्ड टूल बार में दिखाई देते हैं। जो बुलेट्स एंड नंबरिंग होते हैं, क्या यह हमारे स्टैंडर्ड टूल बार में दिखाई देते हैं, तो आपका आंसर होगा फॉल्स। क्योंकि जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें जो बुलेट्स और नंबर होते हैं वह हमारे फॉर्मेटिंग टूल बार में दिखाई देते हैं, ना कि स्टैंडर्ड टूल बार में। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा गलत।
जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं और कुछ क्वेश्चन ट्रू फॉल्स आते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से आपके सेट में होने वाले हैं, तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में कुल कितने मेन्यू होते हैं। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर इसमें कितने मेन्यू होते हैं, तो याद रखेंगे जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें टोटल 11 मेन्यू होते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेन्यू होते हैं, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल 11 मेन्यू होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट में, जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसके टेम्पलेट में स्टाइल फॉर्मेटिंग शामिल नहीं होती, तो आपका आंसर होगा गलत, क्योंकि जो लिब्रे ऑफिस राइटर का टेम्पलेट होता है उसमें हमारी स्टाइल फॉर्मेटिंग शामिल होती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर गलत। और साथ ही सबसे खास सूचना ये होने वाली है कि जो अब आपके CCC जितने वीडियो आएंगे वो सभी हमारे यूट्यूब चैनल CCC सक्सेस पॉइंट पर आएंगे, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि CCC जो भी वीडियो आने वाले हैं सभी आपके CCC संबंधित जो भी डाउट होंगे आपके सभी इस चैनल पर कन्फर्म होंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट एक्सटेंशन क्या होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसका डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन मतलब क्या होता है। जो फाइल एक्सटेंशन होता है इससे पता चलता है कि हमारी फाइल कौन से सॉफ्टवेयर की है, मतलब MS वर्ड की है, MS एक्सेल की, MS पावर पॉइंट, या लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो हम फाइल के एक्सटेंशन के नाम से पता कर सकते हैं ये हमारी फाइल कौन सी है। तो यहाँ पर पूछा गया है जो लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल है आखिर हम कौन से एक्सटेंशन के माध्यम से अपनी फाइल को पहचान सकते हैं, तो वो होता है .odt। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। .odt की फुल फॉर्म होती है ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट। आपसे पूछ सकता है लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसका एक्सटेंशन नेम होता है .ods। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 11 लिब्रे ऑफिस राइटर में जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है। तो जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आपने अभी पढ़कर आए थे, जो मैंने बताया था मिनिमम फॉन्ट साइज 6 होता है और अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है वो होता है 96। लेकिन आप इसको कम से कम कर सकते हैं 2 और अधिक से अधिक आप 999.9 तक कर सकते हैं। आप यदि डायरेक्ट करना चाहेंगे तो आप डायरेक्ट 2 से लेकर 999 तक कर सकते हैं, लेकिन आप ड्रॉप मेनू होती है उसमें देखेंगे तो उसमें आप 6 से लेकर 996 तक ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल सम्मिलित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को सम्मिलित करना चाहते हैं तो वहां पर आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो वहां पर आपको Ctrl+F12 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है CCC में कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+F12 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया था कि प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। जो प्रिंट प्रीव्यू होता है आखिर वो क्या होता है, तो प्रिंट प्रीव्यू होता है जैसे आप कोई पेज प्रिंट करना चाहते हैं लेकिन उससे पहले उसका व्यू देखना चाहते हैं कि आखिर जो हमारा आउटपुट निकलेगा वो किस प्रकार का होगा। तो प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए Ctrl+Shift+O शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए। पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज का आकार बढ़ाने के लिए जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसका फॉन्ट है उसका आकार बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा। यदि आप फॉन्ट का आकार बढ़ाना चाहते हैं 2, 4, 6, 8, 10 करना चाहते हैं, बढ़ाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, क्लोज ओपन जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है जो होता है आपका क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट और ये होता है ओपन स्क्वायर ब्रैकेट। तो यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसको बंद करना होगा स्क्वायर ब्रैकेट को, और यदि घटाना चाहते हैं उसके लिए आपको ओपन स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग करना होगा। तो बढ़ाने के लिए बात की जा रही थी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में दस्तावेज खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में दस्तावेज को खोलना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको Ctrl+O का प्रयोग करना होगा। और दूसरा क्वेश्चन नहीं बनता है कि फाइंड एंड रिप्लेस करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो रिप्लेस करने के लिए Ctrl+H का प्रयोग करते हैं। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि प्रिंट करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग होता है, तो प्रिंट करने के लिए Ctrl+P कमांड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट कहाँ स्थित होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसमें जो फुट नोट होता है वो आखिर कहाँ स्थित होता है। तो पृष्ठ के हेडर पर हेडर होता है पेज का ऊपर वाला एरिया, और पृष्ठ के मध्य में जो पेज का मध्य का हो गया पृष्ठ के नीचे उपयुक्त में से कोई नहीं। जो फुट नोट होता है वह हमारे पृष्ठ के नीचे होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। यदि आप साथ साथ कमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप
अपनी पढ़ाई के प्रति अग्रसर नहीं है, क्योंकि आप साथ साथ जब कमेंट करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाएंगे, क्योंकि ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। पूछा गया है कि सब स्क्रिप्ट करने के लिए कौन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। आपको क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो, लेकिन आपको वहाँ पर 1 से 2 वीक पॉइंट होंगे, आपको उन्हीं वीक पॉइंट को देखना है कि आप क्वेश्चन कितना ही बड़ा है, लेकिन लिखा हुआ है सब स्क्रिप्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो सब स्क्रिप्ट करने के लिए Ctrl+Shift+B शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यहीं पर आपसे दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए Ctrl+Shift+B का प्रयोग होता है, वहीं पर सब स्क्रिप्ट करने के लिए Ctrl+Shift+B शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी फॉर्मूला से पहले कौन सा चिन्ह आवश्यक होता है। यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कौन चिन्ह का प्रयोग करना होगा। जैसे आप जोड़ना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, या आप गुणा भाग औसत करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले कौन से चिन्ह का प्रयोग करना होगा। प्लस चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, स्टार चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, तो कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो बराबर चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कंटेंट को बोल्ड करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। यदि आप जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। यहीं पे आप पूछ सकते थे टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो इटैलिक करने के लिए Ctrl+I का प्रयोग करते हैं, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U का प्रयोग करते हैं, और आज आपका Alt+B से अभी आपको इनका ध्यान नहीं देना। जो Ctrl+I से होता है इटैलिक, Ctrl+U से होता है अंडरलाइन, और बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया, जैसे आपको क्वेश्चन में शुरू में ही देखा आपने थंबनेल में कि यहाँ पर आपके 45+ क्वेश्चन है, तो ठीक इसी प्रकार से आपको वीडियो के अंत तक जुड़ा रहना है और वीडियो के अंत में बताना है टोटल 45 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। और ट्रिपल सी से संबंधित आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सबसे पहले आपका रिप्लाई दिया जाएगा, और आपको जो भी समस्या हो आप जरूर पूछेगा। पूछा गया कि नए दस्तावेज खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। आपको इतना याद रखना है, यदि नए दस्तावेज बोले तो नए दस्तावेज खोलने के लिए Ctrl+N का प्रयोग करते हैं, और सिर्फ दस्तावेज बोले जो पुराना दस्तावेज खोलने के लिए Ctrl+O का प्रयोग करते हैं। यदि नया दस्तावेज नाम आ जाए तो वहाँ पर आपको N का प्रयोग करना है, और यदि यहाँ पर लिखा हो तो सिर्फ दस्तावेज खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो दस्तावेज को खोलने के लिए Ctrl+O का प्रयोग करते हैं। और टेम्पलेट के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो टेम्पलेट के लिए Ctrl+Shift+N शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट सेविंग की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो क्वेश्चन थोड़ा घुमाया, लेकिन सीधे सीधे क्वेश्चन का मतलब है सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो आप लिब्रे ऑफिस राइटर हो, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस हो, लिब्रे ऑफिस कैल्क हो, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप किसी फाइल को सेव करना चाहते हैं, चाहे वो MS वर्ड हो, एक्सेल हो, पावरपॉइंट हो, कहीं पर भी आप फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर आपको Ctrl+S शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए Ctrl+W का प्रयोग करेंगे, Ctrl+Q का प्रयोग करेंगे, Alt+F4 का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, क्योंकि हम इन सभी के माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं, Ctrl+W से भी, Ctrl+Q से और Alt+F4 से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेटिंग बार को छुपाने या दिखाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में जो फॉर्मेटिंग बार होता है उसको छुपाना या दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको Ctrl+Shift+F शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। और टेबल इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आप देखेंगे टेबल को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+F12 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को मर्ज करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो सेल को मर्ज करने के लिए Ctrl+Shift+M शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। यहीं पर आपसे दूसरा क्वेश्चन बनता है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में न्यू स्लाइड लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। यदि आप लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में न्यू स्लाइड लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको Ctrl+M का प्रयोग करना होगा। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे वीडियो के जो भी मैंने इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको कुछ PDF भी मिल जाएंगे जो आपके पिछले महीनों पेपर हुए हैं, कुछ मैथड के PDF मिल जाएंगे, तो आप उन PDF को भी पढ़ सकते हैं। और अंत में वीडियो के अंत में मैंने कुछ मैथ क्लास की भी लिंक दे रखे हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी है, आप उसको अभी भी देख सकते हैं। लेकिन आपको इन वीडियो को डेली देखना है जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पर आपके 50% क्वेश्चन पूरे होते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपके लिए
हमारे साथ साथ यदि आप भी मेहनत करेंगे तो आप अपने रिजल्ट को बहुत अच्छा कर सकते हैं। पूछा गया है कि अगले क्वेश्चन में साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो आप कहेंगे जो साइबर सुरक्षा होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है सुरक्षा करना, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि स्पैम ईमेल हमेशा सुरक्षित होते हैं, जो स्पैम ईमेल होते हैं क्या है हमेशा सुरक्षित होते हैं, तो आंसर होगा गलत, क्योंकि जो यदि स्पैम है तो वो कहीं ना कहीं आपको फ्रॉड करने की बात की जा रही है, आपको धोखा देने की बात, या आपका डेटा कहीं से कहीं लीक होने की बात की जा रही है, तो स्पैम कभी भी सुरक्षित नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फिशिंग हमला का उद्देश्य उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी चुराना होता है। जो फिशिंग हमला होता है क्या उसका उद्देश्य व्यक्तिगत जानकारी को चुराना होता है, तो आपका आंसर हो ट्रू, क्योंकि जो फिशिंग हमला होता है उसका कार्य ही होता है कि व्यक्तिगत जानकारी को चुराना। जैसे आपका कोई भी डेटा, आपका मोबाइल नंबर, आपको ओटीपी या किसी प्रकार से आपकी जानकारी चुराना, ये फिशिंग के अंतर्गत आ जाता है। पूछा गया है कि पासवर्ड का बार बार प्रयोग करना साइबर सुरक्षा का अच्छा अभ्यास है, तो आंसर हो गलत। जैसे आपको कोई पासवर्ड है, आप बार बार हर जगह पर अपना पासवर्ड टाइप कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका पासवर्ड ऐसे कहीं लीक हो जाएगा और आपका अकाउंट भी वहाँ से हट सकता है, तो बार बार पासवर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे आप पासवर्ड कुछ भी है, आप हर बार उसी पासवर्ड को टाइप कर रहे हैं, गलती से किसी पर चला गया और किसी ने आपका पासवर्ड ईमेल आईडी डाल के कुछ भी करके आपका हैक कर लिया, तो आपको अकाउंट में काफ़ी दिक्कत पड़ सकती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ईमेल में एन्क्रिप्ट करना डेटा की सुरक्षा का अच्छा तरीका है। जो ईमेल होता है, ईमेल को एन्क्रिप्ट करना डेटा की सुरक्षा का अच्छा तरीका होता है, तो आंसर होगा आपका ट्रू। जैसे आप व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं तो उसमें लिख कर आता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन, मतलब ये होता है कि आपने किसी को मैसेज भेजा, बीच में सेंडर लगा हुआ है, आपका मैसेज जा रहा है कहीं ना कहीं से, कि ऐसा तो है नहीं कि कोई सुविधा भी ना हो फिर भी मैसेज जा रहा हो। आप देखेंगे बिना इंटरनेट के माध्यम से आपका मैसेज कहीं पर नहीं जाता। यदि आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं है तो आपका मैसेज नहीं जाएगा, तो इंटरनेट के माध्यम से आपका मैसेज कहीं ना कहीं जा रहा है तो वो एनक्रिप्ट होकर जाता है, जिसमें कोई व्यक्ति मैसेज आपका क्या को रिप्लेस ना कर सके, तो वो होता है उस व्हाट्सएप में सीधे सीधे लिख कर आता है एनक्रिप्ट टू एनक्रिप्ट एंड टू एंड इनक्रिप्शन, मतलब जो आपने मैसेज लिखा है वही आप जिसके पास भेजा है वही जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है किसी भी सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क पर संवेदनशील जानकारी करना सुरक्षित है, तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत। जैसे आप कहीं पर जाते हैं लेकिन आप के पास इंटरनेट खत्म हो जाता है, आप किसी का वाईफाई यूज कर लेते हैं, जैसे आपका दोस्त का या किसी का, तो आप सगे संबंधी का वाईफाई आप यूज करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कहीं भी जाते हैं आपके पास डेटा भी है, फिर भी आपको कहीं फ्री का वाईफाई मिलता है और आप उसका यूज करते हो और आप उसमें कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी डेटा आप किसी को शेयर करते हैं, तो वहाँ पर से आपका डेटा लीक हो सकता है। तो आपको उस वाईफाई का कभी भी यूज नहीं करना चाहिए जो आपका बिना पासवर्ड का मिले। आपके दोस्त का है वो चल सकता है, लेकिन आप जाएंगे जैसे कहीं आप मार्केट गए या कहीं पर भी आप जैसे सार्वजनिक स्थान पर गए और वहाँ पर आपको फ्री का वाईफाई मिल रहा है, आपने कहा कि चलो हम यहीं बैठ कर अपना मोबाइल चलाते हैं क्योंकि हमें यहाँ वाईफाई फ्री का मिल रहा है, लेकिन आपको इस उम्मीद में बिल्कुल नहीं रहना कि यदि आपको फ्री का वाईफाई मिल रहा है तो कहीं ना कहीं से आपका डेटा लीक होने के पूरे चांस होते हैं। तो फ्री का वाईफाई कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। जो वाईफाई आप यूज कर रहे हैं उसमें पासवर्ड हमेशा होना चाहिए, तभी आप उस वाईफाई को यूज कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जो वायरस, वॉर्म्स और ट्रोजन हॉर्स साइबर हमले का उदाहरण है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जो MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का प्रयोग पासवर्ड सुरक्षा को कमजोर करना होता है, तो आप कहेंगे गलत, कि जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है इसका मतलब होता है कि अपने पासवर्ड को, अपने अकाउंट को और सुरक्षित करना। जैसे आप देखेंगे आप कहीं कहीं पासवर्ड भी डाल देते हैं, लेकिन पासवर्ड के साथ साथ आपका OTP भी वेरीफाई होता है। जैसे आपने किसी का पासवर्ड डाल दिया और पासवर्ड के साथ यदि आपने OTP वेरीफाई नहीं करवा पाए तो वो आपका अकाउंट बच जाता है। तो जो होता है आपका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब आपके एक सिक्योरिटी के साथ दूसरी सिक्योरिटी भी ऐड होना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जो फायरवॉल सुरक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो फायरवॉल होता है क्या यह साइबर सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आपका आंसर होगा ट्रू। जो फायरवॉल होता है यह साइबर सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ठीक इसी प्रकार से तैयारी करते चलना है। ईमेल फिशिंग हमेशा लिंक पर क्लिक करने से होता है, तो आप कहेंगे गलत, कि जो ईमेल होता है, जो ईमेल फिशिंग होता है क्या हमेशा हम किसी लिंक पर क्लिक करते हैं, तो आप कहेंगे ऐसा नहीं, हमें किसी माध्यम से, कोई फोटो के माध्यम से हो सकता है, आपको कोई फोटो भेज सकता है या कोई फाइल भेज सकता है, आपने फाइल को ओपन किया तब भी आपका डेटा वहाँ से लीक हो सकता है, मतलब चोरी हो सकता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जो सभी ईमेल प्रेषकों को उनके ईमेल एड्रेस से सत्यापित किया जाता है, तो आपका यहाँ पर आंसर होगा गलत। अगले क्वेश्चन में पूछा जो रैनसमवेयर होता है, रैनसमवेयर हमले के दौरान डेटा तब तक अनलॉक नहीं किया जाता जब तक कि फिरौती ना दी जाए। तो आपको एक शब्द याद रखना है, जहाँ पर डेटा आपका रैनसमवेयर आ जाए वहाँ पर आपकी फिरौती की मांग की जाती है, तो आप कहेंगे ये हो सत्य। जहाँ जैसे आपका रैनसमवेयर अटैक होता है उसका अर्थ होता है कि यदि आप रैनसमवेयर अटैक ने हमला किया है तो वो कहीं ना कहीं से आपकी फाइल को एनक्रिप्ट कर लेगा और आपको उसको डिक्रिप्ट करने के लिए आपसे फिरौती की मांग करेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ट्रू।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड केवल अक्षर लेता है या अक्षर होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है क्या उसमें केवल अक्षर होते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है उसमें कैपिटल लेटर भी होते हैं, स्मॉल लेटर भी होते हैं, नंबर भी होते हैं, और जो आपके स्पेशल कैरेक्टर जैसे आपका हैज हो गया, एंड का चिन्ह हो गया, एट चिन्ह हो गया, जो आपके स्पेशल कैरेक्टर भी होते हैं। तो लिखा गया था स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में केवल अक्षर होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका आंसर होगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया जो HTTPS होता है ये वेबसाइट ब्राउजिंग को सुरक्षित बनाता है। तो आपका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि जो HTTPS होता है उसका कार्य होता है जो वेबसाइट ब्राउजिंग की हिस्ट्री को सुरक्षित बनाना, मतलब ब्राउजिंग को सुरक्षित बनाना, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा कि साइबर अपराध केवल संगठनों को ही प्रभावित करते हैं, व्यक्तिगत उपयोगकर्ता को नहीं। तो आपका आंसर गलत, क्योंकि जो साइबर अपराध होते हैं इनको ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ संगठनों को प्रभावित कर देंगे, व्यक्तिगत को नहीं, क्योंकि उनका उनका मतलब होता है कि हमारे कहीं ना कहीं से पैसे आने चाहिए। या लाखों में नहीं आ रहे तो हज़ारों में आने चाहिए, हज़ारों में नहीं आ रहे हैं तो 1000-500 में जितने में भी चाहिए। और क्योंकि उनका साइबर ठगों का काम ही है, अपराधों का काम ही है कि हमें कहीं ना कहीं से पैसे आने चाहिए। उनको जरूरी नहीं है कि कोई संगठन से, कहीं बड़े, जैसे आप कहीं भी चोरी करने जाते, कोई व्यक्ति चोरी करता है, जैसे उसको बड़ी चोरी नहीं मिलती है करने को, तो वो क्या करता है, छोटी चोरी करता है कि अपना घर चला सके। मतलब ठीक इसी प्रकार से होता है कि जब कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो वो ये नहीं देखता छोटा है या बड़ा है, गलत कार्य कर रहा है तो वो गलत कार्य ही करता है। तो यहाँ पर लिखा गया था कि केवल व्यक्तिगत उपयोगकर्ता को नहीं। तो आंसर होगा आपका गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में किसे कहा जाता है? तो जो कंप्यूटर के पिता या कंप्यूटर जनक के रूप में हम जानते हैं चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज द्वारा कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, इनको फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। पूछा गया जो पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था आखिर वो कौन सा था? जो पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था वो था आपका Z3। याद रखेंगे जो पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था वो था आपका Z3। और पूछ सकता है कि आपसे जो पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था वो था कौन था? वो था आपका यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन में पूछा कि जो ENIAC कंप्यूटर है आखिर इसको कब बनाया गया था? तो ENIAC कंप्यूटर को बनाया गया था सन 1945 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। पूछा गया कंप्यूटर के विकास के कितने चरण हैं? जो कंप्यूटर जनरेशन टोटल कितनी हुई है? तो याद रखेंगे कंप्यूटर टोटल 5 जनरेशन है। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, तीसरी जनरेशन में IC चिप का प्रयोग किया गया था जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम जानते हैं, चौथी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर और पांचवी जनरेशन में आर्टिफिशियल AI का प्रयोग किया गया था। तो टोटल कंप्यूटर के विकास की जो चरण है वो कितने हैं? टोटल आपके 5 चरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा कि जो पहली पीढ़ी कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित थे? जो पहली पीढ़ी कंप्यूटर थे वो अभी मैंने बताया कि पहली पीढ़ी कंप्यूटर हमारे वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे, दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर हमारे ट्रांजिस्टर पर, तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर IC चिप पर और चौथी पीढ़ी कंप्यूटर थे वो थे हमारे माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित। तो पूछा है तो पहली पीढ़ी कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? तो मैंने अभी बताया दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था, तो वो हमारे ट्रांजिस्टर था। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। और जो तीसरी पीढ़ी थी यहाँ पर पूछा गया है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर का उदाहरण हुआ, मतलब कहने का मतलब है जो पहली पीढ़ी कंप्यूटर थे आखिर उसका उदाहरण कौन सा है? जो पहली पीढ़ी कंप्यूटर थे उसका उदाहरण हमारा यूनिवैक है। पहली पीढ़ी कंप्यूटर उनको बिना AC के चलाना संभव नहीं था। यदि आपको बाद में AC शब्द मिले तो आप वहां से लगा सकते हैं जो पहली पीढ़ी कंप्यूटर उसमें आपका यूनिवैक ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा कि जो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ? तो अभी मैंने बताया जो इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ था वह हमारे कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। टोटल 45 प्लस क्वेश्चन बता दें, टोटल आपके 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। माइक्रो प्रोसेसर आधारित किस पीढ़ी में था? तो मैंने अभी बताया था जो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी थी उसमें हमारे माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर सही आंसर होगा। और यह क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन आएगा, जिसमें पूछा गया है पंच कार्ड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जो पंच कार्ड है आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स बेबेज द्वारा, हरमन हॉलरेथ, जॉन वॉन न्यूमैन या हार्वर्ड आइकन द्वारा? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। टोटल 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपका SSC एग्जाम कब होने वाला है और आप यह वीडियो कहाँ से देख पा रहे होंगे, तो आपको इन सभी 2 से 4 क्वेश्चन इन सभी क्वेश्चन को आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।